हेलो गाइस, छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती हेतु योजनाओं की सीरीज़ में आज की योजना है बच्चों के अधिकारों के संरक्षण में संचालित योजनाएं। इसके तहत सर्वप्रथम हम देखने जा रहे हैं मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य एक अपने आप में बहुत सारी योजनाओं का एक समागम है। जैसे कि मिशन शक्ति महिलाओं के संरक्षण तथा सुरक्षा संबंधित योजनाओं का एक समागम है, वैसे ही मिशन वात्सल्य बालकों के अधिकारों के लिए संचालित जितने भी योजना हैं उसका इंटीग्रेशन है। इसे बालकों के अधिकार हेतु, बच्चों के अधिकार हेतु अम्ब्रेला योजना के तौर पे जाना जाता है। इस योजना के तहत बच्चों में शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर तथा बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध हो सके, इस योजना का यह लक्ष्य है। तथा आगे देखते हैं कि इस योजना का लाभ कौन कौन उठा सकता है, यह योजना किन के लिए है। तो दोस्तों, यह योजना है जो बच्चे कानून का उल्लंघन करते हैं किशोर अवस्था में या बच्चे की अवस्था में। जैसे 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के जो बच्चे हैं और वह आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाता है, तो उसको पूर्णतः अपराधी की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। उसके सुधार हेतु उसको सुधार गृह में डाला जाता है, जेल में नहीं डाला जाता। अगला है सड़क में रहने वाले बेघर परिवार के जो बच्चे हैं उनके लिए यह योजना है। तथा बाल यौन शोषण के शिकार जो बच्चे हैं वह, तथा जो अनाथ बच्चे हैं, अपरिपक्व बच्चे हैं, घुमंतु बच्चे हैं, निराश्रित बच्चे हैं, वह सब इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मतलब समग्रता में कहा जाए तो यह योजना वंचित वर्ग के बच्चों के लिए है, वंचित बच्चों के लिए है, ताकि वह वंचित न रहे शिक्षा से, स्वास्थ्य की योजनाओं से। इस कारण इस योजना का प्रारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत है कुछ संस्थाएं हैं इस योजना के अंतर्गत। जैसे पहला है राज्य बाल संरक्षण समिति। यह सचिव छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग की जो अध्यक्षता है उस पर गठित किया जाएगा। मतलब जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का सचिव है वह इसका अध्यक्ष होगा तथा इसके निगरानी में बाल संरक्षण योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके लिए योजना का संचालन हेतु 13 पदों का प्रावधान किया गया है। राज्य में बाल संरक्षण से संबंधित कार्यवाहियों का समन्वय इसी समिति द्वारा किया जाएगा। जितने भी बाल संरक्षण नियम हैं, कानून हैं, उसको जमीनी स्तर पर पालन कराना इस राज्य बाल संरक्षण समिति का दायित्व होगा। और इसका जो अध्यक्ष है वह छत्तीसगढ़ शासन से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विभाग है उसका सचिव होगा। अगला जो संस्था है वह है दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण। राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, इसका मतलब है जो बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया है, जो अनाथ बच्चे हैं उनको गोद लेने की प्रक्रिया है, वह एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से हो, लीगल रूप से हो। इसके लिए यह संस्था कार्यरत है, जिसमें किशोर न्यायालय की अवधारणा है। किशोर न्यायालय मतलब बच्चों संबंधी जो अपराध है, बालकों संबंधी जो अपराध है, उन सब की सुनवाई किशोर न्यायालय के तहत होता है। और इस अधिनियम में 2015 तथा 2021 में संशोधन हुए हैं। क्षमा चाहूँगा, 2015 में यह अधिनियम आया है और 2021 एवं 2016 में संशोधन हुआ। तथा पूर्ण रूप से यह दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के प्रावधानों के अनुसार दत्तक ग्रहण विनियम 2022 यह नियम बन के आया 2021 के संशोधन के बाद। और इसको भी संचालित करने का जो कार्यभार है वह छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के जो सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में यह होगा। इसमें एक शाखी निकाय गठित करने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद अगला संस्था है जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति। यह राज्य के प्रत्येक जिला में कार्यरत रहेगी और इसका जो कार्यभार है वह कलेक्टर की अध्यक्षता में मिशन वात्सल्य के क्रियान्वयन हेतु कार्य किया जाएगा। जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति का जो अध्यक्ष है वह जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मिशन वात्सल्य के जो क्रियान्वयन है वह सब किया जाएगा। अगली संस्था है विधि में संघर्षरत बच्चों तथा देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संस्थागत देखरेख कार्यक्रम। यह विधि कहना चाहता है कि जो बच्चे आपराधिक गतिविधि में शामिल हो गए थे और वर्तमान में कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, विधि मतलब कानून संबंधी उलझन में फंसे हैं, उनके लिए आश्रय व्यवस्था करना रहे। जैसे उनको जेल में नहीं रखा जा सकता क्योंकि वहाँ अपराधी लोग रहते हैं और अपराधी के साथ में रहेंगे, संगत में, वो भी अपराधी बनने का डर रहता है, इसलिए अलग से रखा जाता है। इसके लिए किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण हेतु अधिनियम 2015 यथावत संशोधित 2021 में जो संशोधित हुआ तथा मिशन वात्सल्य अंतर्गत राज्य में संस्थागत देखरेख कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए राज्य में शासकीय एवं अशासकीय बाल गृह, खुला आश्रम गृह, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण संचालित हैं। जबकि विधि विरुद्ध कार्य करने वाले बालकों के लिए राज्य में शासकीय बाल संप्रेषण गृह, शासकीय विशेष गृह एवं शासकीय प्लेस ऑफ सेफ्टी संचालित किया जा रहा है। जो बच्चा कोई बड़ा अपराध कर दिया है तो उसके लिए है यह शासकीय बाल संप्रेषण योजना, एक जेल की तरह रहेगा बच्चों के लिए, वहाँ रखा जाएगा, सुधार केंद्र है यह। अगला है विधि में संघर्षरत बच्चों के लिए संस्थागत देखरेख। जैसे बाल संप्रेषण गृह, यह विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालकों के प्रकरण के विचाराधीन रहने की
अवधि में किशोर न्यायालय बोर्ड के आदेश पर बाल संप्रेषण गृह में रखा जाएगा। मतलब कोई बच्चा आरोपी है, जैसे कोई बच्चा मान ले किसी घर का धान चोरी कर लिया है और वह सिद्ध नहीं हुआ है, केवल आरोपी है कि उनके ऊपर अपराध दर्ज किया गया है, अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है और वो सिद्ध होगा कोर्ट में। तो सिद्ध होने के दौरान बच्चा जहाँ रहेगा वह है बाल संप्रेषण गृह। और राज्य में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरबा, दंतेवाड़ा, जशपुर, राजनांदगांव, महासमुंद एवं रायगढ़ में बालकों के लिए तथा राजनांदगांव, अंबिकापुर एवं जगदलपुर में बालिकाओं के लिए संप्रेषण गृह संचालित है। वित्त वर्ष 2022-23 में नवंबर 2022 की स्थिति में 306 बालक एवं 10 बालिका बाल संप्रेषण गृह में निवासरत थे। यह डाटा आपको शायद ही पूछेगा, केवल यही पूछेगा कि ये जो बाल संप्रेषण गृह है वह क्या है। तो जिस बच्चे के ऊपर मुकदमा चल रहा है, अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, उस समय रखा जाएगा, वह जगह है बाल संप्रेषण गृह। अगली संस्था है विशेष गृह। तो यह विधि उल्लंघन करने वाले जो बालक हैं, जैसे धान का चोरी किया है बालक, वह अंडर ट्रायल था, पहले सिर्फ वह आरोपी, मतलब ये हो सकता है चोरी किया है कि नहीं, यह प्रूफ नहीं हुआ था। लेकिन अगर प्रूफ हो जाता है कि यही बच्चा चोरी किया है तो वह पूर्ण रूप से अपराधी घोषित हो गया। तो अपराधी घोषित होने के बाद वह विशेष गृह में आएगा और यहाँ रखा जाएगा। इससे पहले वह बाल संप्रेषण गृह में था जिस समय वह अंडर ट्रायल था। तो इसके हेतु वर्तमान में दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर एवं जगदलपुर में बालकों के लिए तथा राजनांदगांव, जगदलपुर एवं अंबिकापुर में बालिकाओं के लिए 25-25 की क्षमता के विशेष गृह संचालित हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में नवंबर 2022 की स्थिति में 11 बालक व विशेष गृह, केवल 11 जो बालक हैं वह विशेष गृह में निवासरत थे। अगली संस्था है सुरक्षित स्थान। यह उन बालक बालिकाओं के लिए है जिनका उम्र 16 से 18 के बीच है और जो बड़े अपराध में शामिल है, जैसे किसी का मर्डर कर दिया या बलात्कार कर दिया। बड़े अपराध व संगीन अपराध करने वाले बालक जिनका उम्र 16 से 18 वर्ष आयु के हो या 18 से 21 वर्ष के हो, लेकिन 18 वर्ष से पूर्व उन्होंने यह कृत्य किया हो और प्रूफ नहीं हुआ है अभी तक के कि यह क्या बोलते हैं पूर्ण रूप से अपराधी है, केवल ट्रायल चल रहा, सिद्ध जो उनका अपराध डिक्लेयर होना है वह विचाराधीन है। इस अवधि जो अंडर ट्रायल है, ट्रायल चल रहा है, उस पीरियड में जो अपराधी प्रवृत्ति का बच्चा है वह सुरक्षित स्थान नाम के जो प्लेस है, प्लेस ऑफ सेफ्टी, उसमें रहेगा। वर्तमान में 25-25 बालकों की क्षमता के लिए सुरक्षित स्थान संभागीय स्तर पर क्रमशः रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर एवं अंबिकापुर में संचालित है। जैसा 5 संभाग है छत्तीसगढ़ में, तो संभागीय स्तर पर संचालित है। वित्त वर्ष 2022-23 में नवंबर 2022 की स्थिति में 108 बालक प्लेस ऑफ सेफ्टी में निवासरत थे। कड़ी में अगला है देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संस्थागत देखरेख केंद्र। इसके लिए पहला है खुला आश्रय गृह। इसमें वह बच्चे आ सकते हैं जो ज़रूरतमंद बालकों को अल्पकालिक आधार पर आश्रय प्रदान किया जाएगा। मतलब यह पूर्णकालिक नहीं रहेगा, वहाँ जो बच्चे रहेंगे अल्पकालिक आधार पर रहेंगे। जिस बच्चे के साथ दुर्व्यवहार हो, बाल आहार से वंचित हो, मतलब जिसको बाल अधिकार से वंचित बच्चा, वह सब इसमें शामिल होगा। जो निराश्रित छोड़े गए बच्चे हैं, मतलब अनाथ टाइप का कोई बच्चा है, तो वह इसके तहत कवर होगा और यह अस्थायी रूप से आश्रय प्रदान किया जाएगा। इसके तहत खुला आश्रय गृह बालकों के लिए दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा एवं कोरबा में तथा बालिकाओं के लिए रायपुर एवं जशपुर में संचालित है। 2022-23 में नवंबर 2022 की स्थिति में 38 बालक एवं 12 बालिकाएं निवासरत हैं। अगली जो संस्था है वह बाल गृह है। यह देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे जिन्हें दीर्घकालिक अवधि के लिए आश्रय चाहिए, उनके लिए संरक्षण का कार्य करेगा बाल गृह। जैसे यहाँ खुला आश्रय गृह में अल्पकालिक संरक्षण का प्रावधान है, वैसे बाल गृह में दीर्घकालिक संरक्षण अवधि की जरूरत वाले बच्चों के लिए यही संस्था कार्यरत है, बाल गृह नाम की। यहाँ राज्य में 6 शासकीय एवं 37 अशासकीय बाल गृह संचालित हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में नवंबर 2022 की स्थिति में 1073 बालक एवं 330 बालिकाएं बाल गृहों में निवासरत हैं। अगली महत्वपूर्ण संस्था है विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण। अगर कोई बच्चा गोद लेना चाहता है तो एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से लेता है, उसके लिए कानूनी प्रावधान होते हैं। तो उस प्रावधान को आसान करने हेतु एक्स्ट्रा जुडिशियरी सिस्टम है, वह अभिकरण ट्रिब्यूनल का काम करता है, जिसमें जुडिशियरी तथा कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। तो इसके तहत वर्तमान में राज्य में रायपुर एवं बिलासपुर में 2-2 इकाई है और एक इकाई में 10 बच्चों का जो गोदनामे का जो फॉर्म वार्म है, ये सब का कार्य होना है। तथा रायगढ़, दंतेवाड़ा, महासमुंद, कांकेर, कवर्धा, जशपुर, जगदलपुर, कोरबा, राजनांदगांव एवं अंबिकापुर में कुल 13 विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण संचालित हैं। वर्ष 2022-23 में नवंबर 2022 तक 23 बच्चे दत्तक किए गए हैं, मतलब 23 बच्चों को गोद लिया गया है, जिसमें एक मिनट क्षमा चाहूँगा, यहाँ पे 73 बच्चे दत्तक में दिए गए हैं, जिसमें 70 बच्चे देश के भीतर तथा 3 बच्चे अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण किए गए हैं। मतलब विदेशों से आके 3 बच्चे को
गोद लिए हैं। अगला है गैर संस्थागत देखरेख। इसमें है प्रवर्तक का कार्यालय, स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम। इसके तहत जो बच्चे हैं वह किशोर न्यायालय के संरक्षण अधिनियम 2015 या मतलब जो 2021 में संशोधन हुआ उस प्रावधान के अनुसार जो अनाथ बच्चे हैं वह किसी के आश्रय में, या जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, चुनिंदा गरीब परिवार, उनको उनके परिवार के साथ ही बच्चे को रहने दिया जाएगा और उसके साथ साथ बच्चे को चिकित्सीय, शैक्षणिक और विकास संबंधी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हेतु 4,000 रुपये प्रति माह मान से वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा शासन के द्वारा। 30 नवंबर 2022 की स्थिति में राज्य में 307 बच्चों को प्रवर्तका कार्यक्रम से लाभान्वित किया गया है। इसका मतलब है जो निराश्रित बच्चे हैं, एकदम गरीब परिवार से बच्चे हैं या कोई अनाथ बच्चा है, उसको किसी व्यक्ति के पास दे दिया जाए या परिवार के पास दे दिया जाए जो अनाथ है, उनका कोई दूर तक का परिवार है उनको दे दिया जाए, कुटुंब के सानिध्य में यहाँ लिखा गया है, या किसी एनजीओ को दे दिया जाए और प्रति माह 4,000 रुपये दिया जाएगा। बच्चे का चिकित्सीय, शैक्षणिक या विकास से संबंधित जो भी योजना है वह सब जो बच्चे को अपने पास रखेगा वह दिलाएगा। अगला है पोषण देखरेख कार्यक्रम। इसके तहत है जो अनाथ बच्चे हैं उसको जो गैर नातेदार परिवार है, मतलब उनके परिवार से जो अलग आदमी हैं उनको दिया जाएगा बच्चे को, तथा 4,000 रुपये प्रति माह उस परिवार को दिया जाएगा जो बच्चे को रखेगा। यह भी किशोर न्यायालय अधिनियम 2015 के संशोधन 2021 के प्रावधानों के अनुरूप होगा। तथा 30 नवंबर 2022 की स्थिति में राज्य में 3 बच्चों को पोषण देखरेख कार्यक्रम के अंतर्गत पारिवारिक पोषण देखरेख में निवासरत है। मतलब इसमें जो अनाथ बच्चा है उसको अलग किसी परिवार में दिया जाएगा, उसी के परिवार में नहीं दिया जाएगा। प्रत्येक माह 4,000 रुपये दिया जाएगा और यह सब किशोर न्याय अधिनियम 2015 तथा संशोधित 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। अगला है आफ्टर केयर कार्यक्रम। यह योजना उन बच्चों के लिए है जो संस्थागत देखरेख में हैं, तथा 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, लेकिन उसके भी बाद 18 वर्ष पूर्ण करने के बाद सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से स्वयं की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए है यह आफ्टर केयर कार्यक्रम। इसके तहत बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उचित गतिविधियां की जाएगी तथा स्वयं को सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से सशक्त करते हुए समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। योजना के अंतर्गत बच्चे के देखभाल के लिए प्रति माह 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता अधिकतम 3 वर्ष या 21 वर्ष की आयु तक जो पहले हो सके, या तो बच्चे 3 वर्ष तक 4,000 रुपये लेगा, अधिकतम 3 वर्ष तक मिलेगा, या तो अगर उसका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से वह सशक्त हो जाता है, समाज की मुख्य धारा से वह जुड़ जाता है, तो यह पैसा नहीं दिया जाएगा। अगला है राज्य में संचालित बाल देखरेख संस्थाओं का अनिवार्य पंजीयन। राज्य में जितने भी अनाथ आश्रम हैं या एनजीओ हैं जो बालक संबंधी कार्यक्रम कर रहा है तो उनका पंजीयन अनिवार्य है। यह जिला कलेक्टर के अनुशंसा के आधार पर पंजीयन किया जाएगा तथा इसके लिए भी नियम किशोर न्याय अधिनियम 2015 संशोधित 2021 के अनुसार होगा। अगला है मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत वैधानिक इकाइयाँ जो लीगल बॉडीज़ हैं उनके बारे में है। बाल कल्याण समिति। किशोर न्यायालय अधिनियम 2015 संशोधित 2021 के अंतर्गत बाल कल्याण समिति देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए संबंध में निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। राज्य के 27 जिले में बाल कल्याण समिति गठित है। मतलब बालकों संबंधी जो भी निर्णय है जो संस्थागत रूप से मिशन वात्सल्य के अंतर्गत योजनाओं का लाभ ले रहे बालक हैं उनके लिए निर्णय लेने का अधिकार बाल कल्याण समिति द्वारा होगा। इस समिति में एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होंगे और इसमें एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है। एक से ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन कम से कम एक होना अनिवार्य है। इस समिति को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 समिति में एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होंगे जिसमें एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है। मतलब एक से भी ज़्यादा महिला सदस्य हो सकती है परंतु एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है। इस समिति को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 CRPC जो 1973 में बना तथा 1974 में लागू हुआ के द्वारा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्तियाँ प्राप्त होगी। मतलब यह जो समिति है वह दंड भी दे सकती है अगर कहीं अनियमितता पाया जाता है तो उन्हें एक जज का पावर मिलता है। तो इस समिति में कौन कौन सदस्य होंगे इसके चयन के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश है हाई कोर्ट का, उसके अध्यक्षता में एक समिति गठित किया जाएगा जो चयन समिति होगा। उसके सिफारिश के आधार पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का चयन किया जाएगा। अगला संस्था है किशोर न्याय बोर्ड। यह संस्था किशोर न्याय अधिनियम 2015 संशोधित अधिनियम 2021 के अंतर्गत विधि उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा। जो आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त बालक हैं उनके लिए यह किशोर न्याय बोर्ड कार्य करेगा। इसमें एक प्रधान मजिस्ट्रेट, वर्ग 1 श्रेणी का मजिस्ट्रेट तथा 2 सामाजिक कार्यकर्ता, टोटल 3 सदस्य होंगे जिसमें एक सदस्य महिला होना अनिवार्य है। बोर्ड के अध्यक्ष तथा प्रथम श्रेणी के बोर्ड के अध्यक्ष जो है वो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे, जबकि जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनका चयन
उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जो गठित समिति होगी उनके सिफारिश के आधार पर होगी। राज्य में 27 जिलों में 28, दुर्ग में एक अतिरिक्त किशोर न्यायालय बोर्ड गठित किया गया है तथा जो 9 नए जिले बने हैं उनके लिए अलग से गठित किया जाएगा। अगली संस्था है विशेष किशोर पुलिस इकाई। किशोर न्याय अधिनियम 2015 संशोधित 2021 की धारा 107 के प्रावधानों के अनुसार पुलिस प्रशासन द्वारा 28 जिलों एवं एक जीआरपी में, जीआरपी मतलब राज्य का जो रेलवे पुलिस है उसमें विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किया गया है। इकाई के अंतर्गत उप पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी, डीएसपी या एएसपी लेवल का अधिकारी बालक कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है। इस इकाई देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों एवं विधि का उल्लंघन करने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए सक्षम अधिकारी तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब अगला है मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत अन्य जो कार्यकलाप हैं वो, तो इसमें है चाइल्ड लाइन द्वारा आकस्मिक सेवा, मतलब यह एक हेल्पलाइन नंबर है जो 24 घंटा उपलब्ध होगा देख रेख हेतु जरूरतमंद बच्चे के लिए। यह आपातकालीन सेवा हेतु हेल्पलाइन नंबर है और इसके तहत वर्तमान में कुल 25 जिलों में क्रमशः रायपुर, महासमुंद, धमतरी, बलौदाबाजार, गरियाबंद, दुर्ग, कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, बालोद, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, मुंगेली, जांजगीर चांपा, सरगुजा, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर, जसपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव एवं नारायणपुर में चाइल्ड लाइन की सेवाएं उपलब्ध है। साथ ही रायपुर एवं बिलासपुर में रेलवे चाइल्ड लाइन भी संचालित है जो डीआरजी के अंतर्गत आती है। तो इसके लिए जो टोल फ्री नंबर है वह है 1098। अगली योजना है विकासखंड, पंचायत एवं नगरीय निकाय स्तर पर बाल संरक्षण समिति। विकासखंड एवं पंचायत स्तर पर जो बाल संरक्षण के लिए समिति गठित किए जाने का प्रावधान है। राज्य में पंचायत स्तरीय 10,770 समिति, विकासखंड स्तरीय 138 समिति, नगर पालिका निगम में 13 समिति, नगर पालिका परिषद में 37 समिति, नगर पंचायत स्तर में 52 एवं वार्ड स्तर पर 2773 बाल संरक्षण समितियां गठित हैं। शेष स्थानों पर समितियों के पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तो यह पंचायत, विकासखंड, नगरीय निकाय स्तर पर गठित होगा जो प्रभावी रूप से ज़्यादा कार्य करने में सक्षम होगा क्योंकि बालकों से सीधा संपर्क इनका होता है। और इनका उद्देश्य भी है कि बाल संरक्षण समितियों के माध्यम से मैदानी स्तर पर बच्चों के देख रेख एवं संरक्षण की कार्यवाही में मदद मिले। समिति समुदाय में बाल सुरक्षा के मुद्दे की निगरानी, रिपोर्टिंग, समन्वय, जागरूकता, सहायता संबंधी कार्यवाही करेगा। इन समिति को प्रशिक्षण देने हेतु प्रत्येक जिला में मास्टर ट्रेनर चिन्हित कर प्रशिक्षित किया जाएगा। इन समिति को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा जिले स्तर पर। अगला जो योजना है वह है बाल विवाह रोकथाम। इसके लिए अलग से कानून भी है बाल विवाह रोकथाम के लिए, उसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि यह देखा जाता है कि बाल विवाह जो है रामनवमी के अवसर पर या अक्षय तृतीया, जिसको अक्षय तृतीया बोलते, उस विशेष दिन में राजस्थान है, अनेकों क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र, सामान्य क्षेत्र भी, उनमें बाल विवाह की परंपरा प्रचलित है प्राचीन काल से ही, वह आज भी प्रचलित है। उसके रोकथाम के लिए, सक्रिय रूप से रोकथाम के लिए शासन प्रतिबद्ध है तथा शासन द्वारा की गई पहलों के अनुसार पूरे राज्य में 2022-23 में 30 नवंबर 2022 की स्थिति में 164 बाल विवाहों की रोकथाम की गई है। अगली योजना है पीएम केयर्स योजना। पीएम केयर्स योजना फॉर चाइल्ड। यह योजना कोविड वैश्विक आपदा के समय जो अनाथ हुए बच्चे हैं उनके कल्याण हेतु स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। योजना के तहत शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चे को 10 लाख रुपए की एकमुश्त रकम देने का प्रावधान है, जो कि 23 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चे इन्हें प्राप्त करेंगे। योजना के हितग्राहियों की जानकारी पीएम केयर्स पोर्टल पर अद्यतन की जा चुकी है। योजना के अंतर्गत 109 पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। इसका कहना यह है कि कोविड जो अभी आपदा आई थी, वैश्विक महामारी, उसमें जो बच्चे अनाथ हुए हैं, 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके हैं, तो उन्हें 10 लाख रुपए एकमुश्त दिया जाएगा और यह राशि उन्हें 23 वर्ष आयु पूर्ण करने के बाद प्राप्त होगी ताकि वह अपना आगे का जीवन निर्वाह अच्छे से कर पाएँ। जो भी स्किल डेवलप करना है अपने अंदर, कुछ कार्य करना है, बिजनेस करना है, पढ़ाई करना है, वो सब कर पाएँ। इसके लिए यह शासन की एक पहल है जो कि अच्छी पहल है। इसमें अभी तक 109 पात्र हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। अगली बाल विकास संबंधी योजना में विशेष पहल के रूप में, जैसा पहला है उम्मीद नाम से है, बच्चे के शैक्षणिक विकास को सकारात्मक एवं सुविधाजनक बनाने हेतु बाल देखरेख में संस्थाएं में ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। जैसे अभी कोविड आपदा आई हुई थी, उस समय स्कूल, विद्यालय, स्कूल, कॉलेज से सब बंद थे। इस कारण से बच्चों की पढ़ाई में खासा नुकसान देखने को मिला, इसलिए ऑनलाइन एक शैक्षणिक विकल्प के रूप में आया। तो इसके लिए शासन तथा HDFC बैंक द्वारा 78 बाल देखरेख संस्थाओं में स्मार्ट टीवी उपलब्ध कराई गई तथा बायजूस एक कंपनी है जो शिक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसके द्वारा कक्षा 4 से 12वीं कक्षा तक के शैक्षणिक सामग्रियों तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई गई है।
इस हेतु बायजूस के साथ MOU किया गया है, जो शासन है तथा बायजूस है, दोनों का समझौता हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है कि वह सारी सुविधाएं प्रदान करेगा। तो यह सब उम्मीद योजना के अंतर्गत किया गया कार्य है। अगली योजना है उजियार नाम से विधि में से संघर्षरत बच्चों बालकों हेतु संचालित बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत बालकों की सकारात्मक ऊर्जा हेतु दिशा दिखाना, संस्था में कार्यरत कर्मचारी एवं बालकों के बीच स्वस्थ एवं रचनात्मक संबंध स्थापित करना, पुनर्स्थापनात्मक दृष्टिकोण, सहयोगात्मक तरीके से गतिविधियां आयोजित किए जाने हेतु जगदलपुर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर के बाल संप्रेषण गृह, विशेष गृह और प्लेस ऑफ सेफ्टी में एवं रायपुर जिले के बाल संप्रेषण गृह और प्लेस ऑफ सेफ्टी में उजियार योजना का संचालन किया जा रहा है। इसका अर्थ है जो बच्चे अंडर ट्रायल है, अपने अगर कोई कृत्य हेतु दोषी उसको मुकर्रर नहीं किया गया है, दोषी सिद्ध नहीं हुआ है, अंडर ट्रायल में बस है, तो उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा लाना ताकि वह निगेटिव ना हो सके, तथा जो वहाँ कार्यरत कर्मचारी है उनसे अच्छे से सकारात्मक रूप से संबंध स्थापित करना, यह इसका मुख्य लक्ष्य है। अगला योजना है उमंग नाम से, जो किशोर न्यायालय अधिनियम 2015 संशोधित 2021 के तहत भारत सरकार द्वारा जारी फॉस्टर केयर गाइडलाइंस 2022 के प्रावधान अनुसार राज्य में पोषण देखरेख कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यह योजना मुख्यतः पोषण क्षेत्र के पोषण सुधार हेतु योजना है, बालकों में पोषण सुधार हेतु। यह यूनिसेफ रायपुर छत्तीसगढ़ के सहयोग से राज्य में संचालित पोषण देखरेख कार्यक्रम से सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य के 10 जिले में उमंग कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। मूलतः यह पोषण के लिए कार्यक्रम है जिसमें यूनिसेफ का भी सहयोग प्राप्त है, जिसमें सभी संभागीय मुख्यालय रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा एवं बस्तर में गहन हस्तक्षेप एवं मुक्त संभागीय मुख्यालय के निकटवर्ती जिले में राजनांदगांव, धमतरी, कोरबा, रायगढ़ तथा कांकेर में सहयोगात्मक हस्तक्षेप किया जा रहा है। उमंग योजना पोषण संबंधी योजना है। अगली योजना है बाल संरक्षण नीति। यह योजना उन बालकों के लिए है जो फुटपाथ में रहते हैं, सड़क में रहते हैं, या अनाथ हो, सड़क में रहने वाले बालक जो अनाथ हो, या तो सड़क में अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं, या तो दिन में सड़क में रहते हैं और रात में झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके पुनर्वास हेतु संरक्षण हेतु यह योजना है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा पुनर्वास हेतु पुनर्वास नीति 2022 लागू की गई है। इस नीति को बाल सक्षम के नाम से जाना जाता है। मोटा मोटी मतलब यह है कि जो फुटपाथ में रहने वाले बालक बालिकाएं हैं उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था करना, चाहे वह फुटपाथ में दिन में रहते हों, परिवार के साथ रहते हों, या झुग्गी झोपड़ियों में रहते हों, इन सब के लिए योजना लाभप्रद होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने पुनर्वास नीति 2022 लागू किया है। इसी को बाल सक्षम के नाम से जाना जा रहा है, तथा इसका आधार किशोर न्याय अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 के मूल सिद्धांतों के मार्गदर्शन अनुसार किया जाएगा। इस योजना की कड़ी में एक और महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ बाल कोष। यह छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू किया गया योजना है। यह योजना किशोर न्यायालय अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत एक फंड होगा, पैसा होगा, एक कोष का गठन किया गया है जिसमें संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे या विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के सर्वोत्तम हित हेतु निर्धारित पैसा आवंटित किया जाएगा। सेवाओं की गुणवत्ता मानकों को सुधार हेतु फंड आवंटित किया जाएगा। इसका मोटा मोटी मतलब यह है कि जो भी संरक्षित बच्चे हैं, संरक्षण में हैं, या विधि उल्लंघन कर चुके बच्चे हैं, उनके उत्थान हेतु पैसा खर्च इस कोष के माध्यम से किया जाएगा। योजना की इस कड़ी में प्रायः यह अंतिम योजना थी। अब इसके बाद बहुत कम ही योजना बची है जो आने वाली वीडियो में कवर कराया जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग। यह आयोग बालक अधिकारों के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 2006 में अधिनियम में संख्यांक 04 जोड़ा गया। इसकी धारा 36 की उपधारा 1 व 2 के अंतर्गत 16 जून 2010 को छत्तीसगढ़ राज्य में बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठित किया गया। इसका अर्थ यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है वह छत्तीसगढ़ बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत गठित है और यह 16 जून 2010 को गठित किया गया है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष माननीय श्रीमती तेज कुमार नेताम राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं, तथा माननीय श्रीमती आशा संतोष यादव, माननीय श्रीमती पुष्पा पाटले, श्रीमती पूजा खनुजा, माननीय श्रीमती अगस्टिन बर्नाडे, माननीय श्रीमती सोनल कुमार गुप्ता एवं माननीय श्रीमती संगीता भजभिन ये सदस्य हैं। और इस आयोग के जो कार्य हैं वह है, जैसा अनुमान किया जा सकता है, बाल अधिकारों के लिए बनाए गए नियमों, नीतियों, उपायों, कार्यक्रमों का निरीक्षण करना, परीक्षण करना, प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपायों की अनुशंसा करना, बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच एवं कार्यवाही को सुनिश्चित करना, संकटग्रस्त, वंचित एवं हाशिए पर बड़े बच्चों एवं
बिन परिवार के बच्चों, कैदियों के बच्चों से संबंधित मामलों पर विचार एवं सुरक्षा प्रदान करना, केंद्र, राज्य या किसी अन्य संस्था द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं जहां बालकों को उपचार, सुधार, संरक्षण के लिए रखा गया हो, वहां जाकर बच्चों के निवास की देखरेख करना, उन संस्थाओं का निरीक्षण करते रहना, यह सब इसका कार्य है। समाज के विभिन्न वर्गों में बालक अधिकार की जानकारी प्रसारित करना, सजग बनाना, समाज को बाल अधिकार से जागरूक करना, समाज, सरकारी संगठन सभी क्षेत्र में बालकों के लिए आदर सम्मानजनक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देना, बच्चों से संबंधित आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण करना, बच्चों के स्कूली पाठ्यक्रम, शिक्षण, प्रशिक्षण में बाल अधिकारों को बढ़ावा देना और उन्हें शामिल कराना तथा इसके अलावा जो राइट ऑफ एजुकेशन है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 के प्रावधानों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करना तथा छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इसके बारे में निगरानी रिपोर्ट सौंपना तथा यह आंकड़ा आज के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग हेतु राशि 175 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। तो यह योजना, संस्था जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है, यह आज के वीडियो में लगभग पूरा हो गया है। अगले वीडियो में जो बचा हुआ है वो आएगा और उसके बाद कुछ एक्ट हैं जो दहेज प्रथा उन्मूलन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम है, टोनही प्रताड़ना है, यह सब अधिनियम आगे की कक्षाओं में विस्तृत रूप से लाया जाएगा। आप हमारे प्रोत्साहन के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।